नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से सेशल्स दौरे पर। सेशल्स में राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी करेंगे संबोधित। राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर पलटवार। कहा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज आस्था से कर रहे हैं खिलवाड़। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर आई मजबूती। 672.5 अरब डॉलर के पार पहुंचा खजाना। गोल्ड रिजर्व में जोरदार बढ़ोतरी। आरबीआई ने जारी किया डेटा। पीओके में मानवाधिकारों के हनन और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के खिलाफ ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन तेज। ब्रिटिश सांसदों ने जोर शोर से उठाया मुद्दा। पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ विशेष प्रतिबंध लगाने की मांग। और वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारतीय सेना ने मदद के लिए भेजी मेडिकल टीम। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की मेडिकल टीम वेनेजुएला के लिए रवाना। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से सेशल्स के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री वहां राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से सेशल्स का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। यह राजकीय यात्रा राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत सेशल्स के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाते हुए भारतीय नौसेना के 2 पोत और एक सैन्य टुकड़ी भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक में प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा होगी। $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज। उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा। पीएम अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। हम इधर इतने साल से वेट कर रहा है कि मोदी जी कब आएंगे। हाँ। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो रहा है। हाँ। मोदी जी इधर आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं। हाँ। सब मिलके तैयारी कर रहे हैं। बस उनका वेट कर रहे हैं, कब उनसे मिले, कब उनसे बात करें, उनका विजन जाने। We are honored to have our Prime Minister to visit us and we welcome him with warm welcome. हम यहाँ पे सब एक्साइटेड है। मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत सेशल्स साझेदारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। पीएम के दौरे से द्विपक्षीय आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का अहम समुद्री पड़ोसी है। भारत के विजन महासागर में सेशल्स का अहम स्थान है। साथ ही ग्लोबल साउथ साझेदार के तौर पर भी दोनों देशों में पुरानी दोस्ती है। हिंद महासागर में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच भारत और सेशल्स की मित्रता केवल 2 देशों के बीच रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, समुद्री सहयोग, सतत विकास और ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं का
प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की यह यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। सेशल्स में योग लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज वहां के लोग स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन के लिए योग को अपना रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता निखिल सिंह की एक खास रिपोर्ट। योग आज पूरी दुनिया में स्वस्थ जीवन और अच्छी जीवन शैली या अच्छे स्वास्थ्य का पर्याय बन चुका है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया भर में योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस थीम के साथ में योग किया गया और न सिर्फ योग किया गया बल्कि पूरी दुनिया में यह संदेश भी दिया गया कि योग के जरिए हम अपने आप को मन और शरीर दोनों के जरिए स्वस्थ रख सकते हैं। और यह संदेश सेशल्स में भी भली भांति दिया गया और सबसे विशेष बात है कि सेशल्स में यह संदेश सिर्फ एक दिन का नहीं है बल्कि लोगों ने इसको अपने रोजाना की जीवन शैली में अपनाया है। कैसे आपको सक्रिय रखने में योगा मदद कर रहा है? डेफिनेटली 50 के बाद शुरू किया मगर अभी में इतनी मतलब बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल रहती है और थैंक्स टू आई थिंक मीना एंड वन माय अनदर फ्रेंड आल्सो शी नो कम देन आई से नो ये एज में मेरा योगा पता नहीं बैंड होएगा ये मगर थैंक्स टू द योगा टीचर आल्सो जोजेट एंड स्टीव they doing really good and yes yoga must। यहाँ हर साल और वैसे बीच में भी साल के बीच में भी इवेंट होते ही रहते हैं लेकिन स्पेशली जब योगा डे इंटरनेशनल योगा डे होता है तभी सभी जगह हम लोग जाते हैं प्रोफेशनली मिनिस्ट्री में स्कूल्स में और योगा के इवेंट करते हैं तो लोगों के दिल आता है और कभी कभी इंक्वायरी भी आती है कि हमें ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, कौन सा योगा करें। विदेशों के बहुत सारे हमारे साथी लोग आते हैं, जैसे आपको फ्रांस की जो एम्बेसडर है वो हमारे साथ आके योगा कर रही हैं, यूक्रेन की योगा करती हैं और बाकी कई इटली के हमारे हाई जो एम्बेसडर हैं वो सब आते हैं। तो बड़ी बड़ी जो बाकी जो देशों के लोग हैं, इवन जो रशिया के एम्बेसडर हैं उनके स्टाफ यहाँ पे आके हमारे साथ कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी बात है एक हमारा जो पहले हम सोचते थे कि सिर्फ भारतीय कर रहे हैं, अब धीरे धीरे विदेशों के जो हमारे जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं। सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी जीवन में समभाव या संतुलन बनाए रखना ही योग है। और भारत की ये प्राचीन परंपरा दुनिया भर में और खास तौर पर आप देख सकते हैं कि सेशल्स में भी ये लोगों को जीवन का कौशल और योग के जरिए संतुलन बनाए रखने का पाठ पढ़ा रही है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, विक्टोरिया, सेशल्स। सेशल्स का बिजनेस समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बेहद उत्साहित है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। सेशल्स के व्यापारिक समुदाय के यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था में ही सिर्फ योगदान नहीं दिया है बल्कि भारत और सेशल्स के बीच के रिश्तों को भी सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर बहुत गहरा किया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इनको क्या उम्मीदें हैं और क्या अपेक्षाएं हैं भारत और सेशल्स के रिश्तों और बिजनेस को लेकर के आगे? मैं मुक्ता बिनवाता हूँ, मैं इंडिया की बेटी हूँ, सेशल्स की बहू हूँ। मेरे जो ससुर थे यहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब मैं सेशल्स में बिज़नेस कर रही हूँ। मेन बिज़नेस हमारा टूरिज़्म का है पर मैं एक और काम करती हूँ, मैं यहाँ की फर्स्ट लेडी की फाउंडेशन की हेल्थ पिलर हूँ। तो मेरी उम्मीद है कि हमारा और इंडिया का हेल्थ का जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा आदान प्रदान हो। मेरा नाम नरेंद्र राघवानी है और मैं बिल्डिंग सेक्टर में हूँ, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में। वैसे बताया तो इधर सेशल्स को बिल्डिंग करने में हम इंडियनों का, भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा नाम वेणुगोपाल है, मैं हैदराबाद से हूँ एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years हियर। मैं तो होरेका फील्ड में हूँ, मैं होटल्स एंड रिजॉर्ट सप्लाई करता हूँ, ऑल्सो FMCG का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता हूँ। सो इधर देखेगा तो आपको पूरा जो भी ट्रेडिंग का कम्युनिटी है पूरा इंडियंस है।
सो सबको इंडिया से सामान चाहिए। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंडिया में इतना मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, वाई कांट वी। सो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक चांस है तो कंसोलिडेशन हब्स बना के, जैसे दुबई कैसे दुबई और सिंगापुर इतना बड़ा कंसोलिडेशन हब्स है, हमारे लिए भी एक कंसोलिडेशन होना चाहिए इंडिया में। नमस्कार, मेरा नाम गोपी दुबासिया है। मैं श्रीजी ग्रुप सेशल्स लिमिटेड कंपनी में से हूँ। हमारा फैमिली बिजनेस है। आई एम द 3rd जनरेशन यहाँ सेशल्स में। हम एक छोटे से गांव से आते हैं, मानुकवा से, भुज कच्छ गुजरात से। और हम यहाँ आए तो कंस्ट्रक्शन से शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन में नाउ अब बूमिंग हो रहा है, बहुत ग्रोथ हो रहा है। सो एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर अहमदाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट्स हो सेशल्स और अहमदाबाद के बीच में, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। अगर मोर कनेक्टिविटी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बहुत बढ़िया। तो कनेक्टिविटी की एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि उम्मीदें हैं लोगों को, इच्छाएं भी हैं, और उसके साथ ही साथ भारत और सेशल्स के बीच के जो व्यापारिक रिश्ते हैं बहुत प्रगाढ़ हैं। इनसे बातचीत करके तो दिखता ही है। साथ ही साथ एक विश्वास और साझेदारी की मजबूत डोर से बंधे हुए हैं ये भारतीय मूल के उद्यमी, जो सेशल्स की विकास यात्रा में लगातार योगदान दे रहे हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स। भारत में परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसे ही सेशल्स में चरितार्थ कर रही हैं आईएनएस ईक्षक पर लगे एक मेडिकल कैंप की टीम। यहां बुजुर्गों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। कहते हैं सेवा परमो धर्मः, यानी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और अगर ये सेवा मानवता के लिए देशों की सीमाओं से परे जाकर हो तो दो देशों के संबंधों को ये एक नई ऊंचाई देती है। इस वक्त मैं सेशल्स के इंग्लिश रिवर होम्स में हूं, जहां पर भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस ईक्षक की मेडिकल टीम यहां मौजूद है, जो यहां के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और स्वास्थ्य शिविर का दरअसल आयोजन कर रही है। तो इस विषय में और ज़्यादा बातचीत के लिए जानेंगे हमारे साथ में आईएनएस ईक्षक के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो भी मौजूद हैं, और इस स्वास्थ्य शिविर से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं। अमूमन ये माना जाता है कि युद्धपोत और नौसेना जंग जीतने के लिए बनी है, लेकिन ये एक सेवा भाव भी हमारे अंदर है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ आए हैं और ये हमें मौका मिला है कि हम ऐसी सेवा कर सकें। प्राइमरीली यहाँ पर सभी लोगों का मेडिकल चेकअप होना है, एंड जो भी एल्डरलीज इस होम में रहते हैं उनके हेल्थ पैरामीटर मॉनिटर करेंगे, और साथ में हम साथ में कुछ फर्स्ट एड किट्स और कुछ सामान इस होम के लिए लेके आए हैं। आपने सुना कि किस तरह से भारतीय नौसेना दिलों को भी जीतने का काम कर रही है सेशल्स में। आप देख सकते हैं इस पूरे आयोजन में लायंस क्लब ऑफ सेशल्स बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके एक प्रतिनिधि डॉक्टर धर्मवीर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम इस कैंप में हम सम्मिलित हो पाए हैं, और इंडियन नेवी का ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया। मेरे को इस बात का सौभाग्य है कि भारतीय हमारे रूट्स हैं, जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते आए हैं कि बुजुर्गों की सेवा करो। मानवता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये भारतीयों के खून में है, और जो भारतीय मूल के लोग हैं वो यहाँ भी उस सेवा को दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से ठीक पहले इस तरह का सेवा संदेश निश्चित तौर पर दोनों देशों की बीच की मित्रता को और भी गहरा करती है। कैमरामैन आनंद कुमार और मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स। भारत और सेशल्स के मजबूत रिश्तों में शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका उदाहरण है भारतीय सहायता से सेशल्स में विकसित हुआ एक विद्यालय। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और सेशल्स के संबंध सिर्फ रणनीतिक और सामरिक ही नहीं है, बल्कि ये भविष्य निर्माण, शिक्षा और मानव संसाधन विकास तक भी पहुंचते हैं। इस देश के भविष्य निर्माण में भी जुड़े हुए हैं। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये इंग्लिश रिवर सेकेंडरी स्कूल है सेशल्स में, और इसके एक ब्लॉक के निर्माण के लिए भारतीय अनुदान सहायता दी गई है। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए दीपक जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं
साइंस डिपार्टमेंट के। The renovation process took place in 2019 and it is very much helpful for the school and the students were very much benefited with this. So we would like to thank for the Indian government for doing this. Every time we knock doors with the Indian High Commission, they are ready to partner with us. And recently also, like for the past 5 years, we've been sponsored by the Indian High Commission here during the World Health Day celebrations. And it was very helpful, and this year around the sponsorship was much better, and like they gave us some books, and this time they gave some stationery materials for the inter-house competitions that we organize to promote health. So Indian High Commission is very helpful to us, especially when it comes to partnering with children and other activities. तो आपने सुना ये दीपक जी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार इंडियन हाई कमीशन किसी भी तरह की सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और अगर वो बात शिक्षा की से जुड़ी हुई हो तो ये तत्परता और भी दिखाई देती है। और चाहे जिस तरह से इस स्कूल के रेनोवेशन में, इस स्कूल के एक ब्लॉक के रेनोवेशन में भारत सरकार ने ग्रांट दिया है, जो सहायता दी है, वो निश्चित तौर पर एक जीवंत प्रमाण है दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी और मित्रता की। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को लेकर वहां भारतीय समुदाय में बेहद उत्साह है। सेशल्स में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 11 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री दोबारा सेशल्स की धरती पर कदम रखेंगे और भारतीयों का उत्साह जो है उसका पारावार नहीं है। कुछ भारतीय समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस आगमन के दौरान। हम इधर इतने साल से वेट कर रहा है कि मोदी जी कब आएंगे। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो रहा है, मोदी जी इधर आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं, सब मिलके तैयारी कर रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं, कब उनसे मिले, कब उनसे बात करें, उनका विजन जाने। We are honored to have our Prime Minister to visit us, and we welcome him with warm welcome. हम यहाँ पे सब एक्साइटेड है, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद। जाहिर तौर पर जब शुरुआत ऐसी है तो जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उत्साह कहां पहुंचेगा। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, विक्टोरिया, सेशल्स। सेशल्स में कृषि और जल प्रबंधन में सुधार की दिशा में भारत का योगदान बेहद अहम है। भारत और ISA के द्वारा स्थापित सोलर पंप सेशल्स में न केवल स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि इससे वहां के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सेशल्स जैसे छोटे द्वीपीय देशों के लिए कृषि और जल प्रबंधन हमेशा से एक समस्या रही है, एक परेशानी रही है, लेकिन इसका निदान ढूंढा गया है सौर ऊर्जा के जरिए। मेरे पीछे जो आप ये सोलर पैनल देख रहे हैं, इसको भारत और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सहयोग से बनाया गया है, और ये सिर्फ बिजली का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंचाई का काम नहीं कर रहे हैं, सोलर पंप्स इससे नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये कहा जाए कि ये अगर एक नई ऊर्जा का प्रवाह बन रहे हैं यहाँ की कृषि व्यवस्था में तो गलत नहीं होगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और भारत के सहयोग से स्थापित किया गया है, और ये सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। तो सूर्य की रोशनी से उत्पन्न ऊर्जा इस पंप को संचालित करती है, जाहिर तौर पर, जिससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। इससे डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होती है और किसानों की लागत में भी कमी आती है। तो कुल मिलाकर लागत में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और इस परियोजना का उद्देश्य केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग को भी बढ़ावा देना है। और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, उनको इसके संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वो भविष्य में खुद ऐसी प्रणालियों का प्रबंधन कर सके, और इसमें भारत का एक बड़ा सहयोग है। तो कुल मिलाकर ये जो आप सोलर पैनल आपने देखा और ये जो वाटर पंप देखा है, ये भारत और सेशल्स के बीच सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एक जीवंत प्रमाण है। और ये सिर्फ एक ऐसा ये परियोजना नहीं है, बल्कि इसका विस्तार अब पूरे सेशल्स में किया जा रहा है। कैमरामैन आनंद कुमार और मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, हिंद महासागर क्षेत्र की साझेदारी और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता निखिल सिंह ने विशेष बातचीत की सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त रोहित रथीश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारे इसके मायने हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेशल्स में भारत के हाई कमिश्नर रोहित रथीश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इस यात्रा के क्या मायने हैं, कैसे इसको समझना चाहिए, क्या टेकअवेज हो सकते हैं, इस विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस यात्रा के महत्व पर बताइए कि इस समय ये यात्रा हो रही है, क्या मायने इससे समझने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के विजिट एक स्टेट विजिट है। वो प्रेसिडेंट डॉक्टर हरमिनी के गेस्ट ऑफ ऑनर है फॉर 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये अकेला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायलैटरल डिस्कशंस होंगे प्रेसिडेंट डॉक्टर हरमिनी के साथ। ये $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विज़िट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसकी भी बातचीत होगा। साथ ही साथ हमारी जो पीपल टू पीपल टाइज है वो भी कैसे आगे बढ़ाएं, कनेक्टिविटी कैसे आगे बढ़ाएं, एयर और सी कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, बिजनेस टाइज और कल्चरल टाइज, ये भी कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब आउटकम्स का एक हिस्सा होगा। जब हम कहते हैं कि 50 वर्ष के राजनयिक संबंध, पिछले 50 वर्षों की अगर हम यात्रा में की टेकअवेज की बात करें, ये कहें कि आज तक हमारे भारत और सेशल्स के रिश्ते कहाँ तक पहुँचे हैं इस यात्रा के विशेष संदर्भ में, और इसको अगर हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ाएं तो चाहे वो समुद्री सुरक्षा की बात करें, ब्लू इकोनॉमी की बात करें, या फिर हम प्रधानमंत्री का जो महासागर विजन है सेशल्स के साथ में विशेष संदर्भ में, कैसे इसको देखते हैं। देखिए, महासागर विजन इंडिया का एक विजन है जो प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। तो प्रधानमंत्री जी का विजन ये है कि इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, हम कलेक्टिवली सारे देशों के साथ जो इस रीजन में हैं, कलेक्टिवली मिलके हम इस क्षेत्र का जो थ्रेट है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इलीगल फिशिंग है, ये इनका सामना करें। तो इस विजन में सेशल्स बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है। और हमारा कोलैबोरेशन सेशल्स के साथ जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में है या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में है, काफ़ी मजबूत है, बायलैटरल भी मजबूत है और रीजनल कोऑपरेशन भी मजबूत है। और इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, सेशल्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या एसेट्स में या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, समुद्री सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ हम नए फ्रंटियर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस विज़िट के दौरान। प्रधानमंत्री जी, जैसे आप जानते हैं, काफ़ी टेक savvy है और AI की बात होती है और साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। इंडिया में भी पिछले 12 साल में आप देखें तो इन क्षेत्रों में इंडिया का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और लीडरशिप में। तो इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। और हम ये भी देख सकते हैं कि UPI हम सेशल्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स में। जन औषधि स्कीम, जैसे हम अफोर्डेबल मेडिसिन सेशल्स को पहुंचा सकते हैं थ्रू आवर जन औषधि स्कीम। ये सब, इस सब चीज़ों पे आउटकम्स भी होंगे, बातचीत भी होगा। अगर हम कहें कि जिस तरह से सेशल्स के रिश्ते हमारे साथ, हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मजबूत भी है, रणनीतिक संबंधों को अगर हम थोड़ा आकलन उसका करना चाहें, कैसे आप करेंगे भारत और सेशल्स के बीच में। देखिए, इंडियन ओशन एक ऐसा क्षेत्र है जो इंडिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया का सिक्योरिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी इससे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में। और साथ ही साथ सेशल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो एक ओशन स्टेट है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है। तो सारा इनका जो इम्पोर्ट्स होता है वो बाहर से ही आता है, बाई सी आता है।
इनका जो फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री वो ब्लू इकॉनमी पे डिपेंडेंट है, ओशन पे डिपेंडेंट है। तो दोनों देश ये समझते हैं कि ये जो इंडियन ओशन है ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल ठाकुर और मोहित जोशी के साथ हमारे इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोलंबिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला को हार्दिक बधाई। भारत कोलंबिया के साथ अपनी गहरी दोस्ती को बहुत महत्व देता है, जो सभी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। मैं आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और गबन मामले में नामजद सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। मुहर्रम के अवकाश के चलते आरोपियों की पेशी स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। अब इस मामले में सोमवार को फिर आरोपियों की पेशी होगी, जहां पुलिस आरोपियों की कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके। जांच के दौरान पुलिस अब तक आरोपियों से 79,85,000 रुपए बरामद कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष हुआ है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मामले में किसी नई जांच समिति या अलग व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिर प्रबंधन में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें धार्मिक संस्थानों और बड़े स्तर पर प्रबंधन का अनुभव हो। 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पर नहीं है। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है। ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है। ट्रस्टियों ने सीईओ को नियुक्त करना, ऊपर से नीचे तक के प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज करना और सब व्यवस्थाओं को निर्दोष बनाना, जिससे यह एंश्योर हो कि सारी संपत्ति राम जी की सुरक्षित रहे, भक्तों को आने जाने दर्शन करने की सुविधा हो, सबकी जांच होगी, सारे आरोपों की होगी, जिस पर आरोप है उन सब की होगी कॉम्प्रिहेंसिवली, और फिर उसका परिणाम आएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन ब्यूरो एनसीबी द्वारा किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसीज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में देश में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयासों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश आज नारकोटिक्स के खिलाफ निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल ये तय करेंगे कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हमारे पास इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। साथ ही इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास और उपचार के लिए संवेदनशील एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। हमें ड्रग के व्यापार करने वालों के प्रति रूथलेस अप्रोच रखना है और ड्रग के विक्टिम जो है, जिनको आदत लग गई है, उनके प्रति सिंपैथेटिक अप्रोच रखना है। एक ही दिन में आज 12,525 करोड़ की ड्रग को जलाया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया है और नशा मुक्त भारत 29 के रोड मैप का विजन डॉक्यूमेंट जो मैंने कहा, वो भी आज हमने यहाँ से सार्वजनिक किया है। सबसे कारगर अगर कोई काम कर सकता है तो जिला स्तर की एनकोड बैठकें कर सकती है और आज 15,876 बैठक हम जिला स्तर की कर चुके हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर में गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात के 14 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, वलसाड, आनंद, जामनगर, भावनगर, नडियाद, जूनागढ़, महसाणा और अमरेली में किया जाएगा। 1 माह में पूरे गुजरात में विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात में भारत टैक्सी का सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में किया गया था। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अब तक गुजरात में 1.5 लाख से अधिक सारथी और 7 लाख से अधिक ग्राहक भारत टैक्सी से जुड़े हैं और प्रतिदिन 3500 से अधिक राइड्स पूरी की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप के विभिन्न देशों से आए पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। साथ ही उन्होंने लिखा, दिल्ली में यूरोप के विभिन्न देशों से आए पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ संवाद करने का अवसर मिला। भारत में हो रहे व्यापक एवं दूरगामी परिवर्तन, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और भारत यूरोप के बीच निरंतर सुदृढ़ हो रहे सहयोग पर सार्थक चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि ये संवाद भारत और यूरोप के बीच विश्वास, सहयोग और साझेदारी को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 में शामिल हो रहे इंडियन फॉरेन सर्विसेज 2010 बैच के अधिकारियों से मुलाकात की। एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा कि विकसित भारत के लिए विदेश नीति तैयार करने के महत्व पर चर्चा हुई। जैसे जैसे अधिकारी सेवा में बड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे, उनका अनुभव, क्षमताएं और निर्णय लेने की समझ और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। विदेश मंत्री ने सभी को आने वाले वर्षों के लिए शुभकामनाएं दी। और आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने
HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस हेड विवेक रामचंद्रन के साथ हुई बैठक की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। बैठक में भारत यूके कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये समझौता भारतीय व्यवसायों के लिए नए वैश्विक बाजारों के अवसर खोलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहुंच को और मजबूत करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रोल्स रॉयस की चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर निकोला ग्रेडी स्मिथ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग के लिए तेजी से ग्लोबल हब बन रहे भारत के विकास पर चर्चा हुई। साथ ही भारत यूके सेटा निवेश को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में तेजी लाने और मजबूत सप्लाई चेन बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत में ग्रीन यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कार्बन न्यूट्रलिटी और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने PDIL में ग्रीन यूरिया प्लांट्स को लेकर हाई लेवल प्री EOI बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर के पाठक ने की, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स में संयुक्त सचिव होने के साथ साथ PDIL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। बैठक में देश में ग्रीन यूरिया उत्पादन के लिए संभावित परियोजनाओं और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की गई, जिसे सरकार की बड़ी हरित ऊर्जा और कृषि रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज फाइनल हाई स्पीड ट्रायल किया गया। इसे 2 डीजल इंजन्स के साथ जोड़कर जींद से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इससे पहले सोनीपत और जींद के बीच हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया गया था। आज के ट्रायल में इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस और ऑसिलेशन को परखा गया। हाइड्रोजन ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन में साफ सुथरे, स्मार्ट और ज्यादा टिकाऊ भविष्य का रास्ता तैयार करेगा। दवाओं की जांच और रिसर्च से जुड़ी प्रक्रिया अब और आसान होने जा रही है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत छोटी मात्रा में दवाओं के आयात के लिए लाइसेंस की जगह अब एक आसान ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट बेस्ड सिस्टम लागू किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष दवाओं के लिए मौजूदा लाइसेंस व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और फार्मा सेक्टर में कारोबार करना आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री सानाए तकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगी। इस दौरान नई दिल्ली में 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें दोनों देशों के शीर्ष नेता द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा करने, उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के पारस्परिक हितों से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। ये प्रधानमंत्री सानाए तकाइची की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। यह दौरा अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा और वहां आयोजित 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद हो रहा है। इसे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट जनरल विनय श्रीकांत ने नेस्कॉम के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार के साथ मिलकर राउंड टेबल US CEO फोरम का आयोजन किया, जिसमें भारतीय टेक कंपनीज के ग्लोबल CEOs शामिल हुए। न्यूयॉर्क के डेलावेयर में आयोजित इस लीडरशिप राउंड टेबल में न्यूयॉर्क के गवर्नर मैट मेयर और सेक्रेटरी चारोनी पतिबांडा सांचेज ने CEOs के साथ बातचीत की। गवर्नर मैट मेयर ने बातचीत के दौरान डेलावेयर में बिजनेस शुरू करने के फायदे बताए। उन्होंने पिछले मार्च की अपनी भारत यात्रा को अच्छे अनुभव के तौर पर याद किया। इस राउंड टेबल US CEO फोरम में भारत के कॉन्सुलेट जनरल विनय श्रीकांत, नेस्कॉम के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार और US CEO फोरम के अध्यक्ष और कॉग्निजेंट के CEO रवि कुमार ने गवर्नर मैट मेयर के साथ मिलकर इंडो US टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। भारत और भूटान के बीच शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भूटान की शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री
यीजांगडे थापा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शिक्षा, कौशल विकास और ज्ञान साझेदारी को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में शिक्षक प्रशिक्षण, स्किलिंग और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत भूटान संबंध साझा भविष्य की आकांक्षाओं और गहरे आध्यात्मिक रिश्तों पर आधारित हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि भारत और भूटान मिलकर ज्ञान आधारित भविष्य के लिए तैयार समाज का निर्माण करेंगे, जो युवाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ बदलती वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी को जानिए अभियान के तहत दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के मिशन प्रमुखों के साथ विशेष बैठक की। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की कार्यप्रणाली, विचारधारा और संगठन के बारे में जानकारी दी। बैठक में राजनयिकों को भाजपा के गठन से लेकर उसके राजनीतिक सफर, संगठनात्मक ढांचे, सुशासन के मॉडल और वर्तमान गतिविधियों के बारे में बताया गया। साथ ही केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की गई। भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाला ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भाजपा की कार्यशैली, संगठन और शासन मॉडल से परिचित कराना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी यूरोपियन यूनियन के 24 प्रमुख राजदूतों के साथ उनकी एक भेंटवार्ता हुई। उस भेंटवार्ता में श्री नितिन नवीन जी ने भाजपा के बारे में उसकी कार्य पद्धति, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल, भारत में जो पॉलिटिकल इश्यूज है उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा। और भारत के सामने जो आगे की चुनौतियां हैं और वैसे ही अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में भी एक विस्तृत चर्चा हुई। ब्रिटेन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर आवाजें तेज हो गई हैं। ब्रिटिश सांसदों ने पीओके में नागरिकों की मौत और प्रदर्शनकारियों पर कथित कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है। सांसदों ने ब्रिटिश सरकार से इस्लामाबाद के साथ ये मुद्दा सीधे उठाने की मांग की है। ब्रिटिश सांसदों ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। साथ ही ब्रिटेन के मध्य पूर्व, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मामलों के मंत्री लॉर्ड फाल्कनर के सामने भी ये मामला उठाया। लेबर सांसद एंड्रयू पिक्स ने कहा कि वो पीओके में मानवाधिकारों के मुद्दे को सरकार के सर्वोच्च स्तर तक ले जाएंगे और इस मामले पर चुप नहीं रहेंगे। बैठक के दौरान कुछ सांसदों और प्रतिभागियों ने पाकिस्तान के उन अधिकारियों पर मैग्नेट्स्की स्टाइल प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठाई जिन पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप हैं। मैग्नेट्स्की स्टाइल प्रतिबंधों के तहत आरोपित व्यक्तियों की संपत्तियां फ्रीज की जा सकती हैं और उन पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संकट की घड़ी में मित्र देशों के साथ खड़े रहने की भारत की नीति एक बार फिर से दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरी है। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। भारतीय वायुसेना की 2 विशेष विमान, राहत सामग्री, अत्याधुनिक भीष्म क्यूब और भारतीय सेना की मेडिकल टीम को वेनेजुएला भेजा गया है। भूकंप से बुरी तरह प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने तेजी से राहत अभियान शुरू किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी कि भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भारतीय वायुसेना के 2 विमान राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता के साथ वेनेजुएला भेजे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस सहायता में भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट के साथ 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। वेनेजुएला भेजी गई सेना की 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल यूनिट में 41 सदस्य शामिल हैं। इस दल में 9 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं।
जो भूकंप प्रभावित लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, ट्रॉमा केयर, जीवन रक्षक सर्जरी और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। टीम अपने साथ लगभग 6 टन चिकित्सा सामग्री और 2 अत्याधुनिक भीष्म क्यूब लेकर गई है। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित ये स्वदेशी मॉड्यूलर चिकित्सा प्रणाली कुछ ही समय में फील्ड हॉस्पिटल में बदल सकती है। ये एक साथ लगभग 200 मरीजों को ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी सर्जरी, आईसीयू सपोर्ट और अन्य आवश्यक उपचार देने में सक्षम है। इसमें पोर्टेबल वेंटिलेटर, पेशेंट मॉनिटर, डायग्नोस्टिक उपकरण, ऑक्सीजन सपोर्ट और बिजली उत्पादन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद सिर्फ राहत सामग्री भेजने का अभियान नहीं, बल्कि वैश्विक मानवीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित सहायता पहुंचाने की भारत की क्षमता और मित्र देशों के प्रति उसकी जिम्मेदारी एक बार फिर इस अभियान के जरिए दुनिया के सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने आपदा प्रबंधन को लेकर पूर्व की ममता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में कोई मजबूत आपदा प्रतिक्रिया टीम तैयार नहीं की गई, जिसके चलते राज्य को ओडिशा पर निर्भर रहना पड़ा। 15 साल तक जो सरकार चली है, उन्होंने एनडीआरएफ की टीम ही नहीं बनाई है। उड़ीसा से आता था, हर साल कोई ना कोई तूफान आता है, आयला, अम्फान और क्या क्या हो गया। उड़ीसा से लोग आएंगे तब रास्ता साफ होगा। 7 दिन तक अम्फान के बाद कलकत्ता जाम रहा, पेड़ गिर गया, पानी जम गया, कोई उठाने वाला नहीं। उसके बाद भी कोई टीम नहीं बना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है 200 लोगों का रिजर्व फोर्स बनेगा एनडीआरएफ के लिए। सुंदरबन क्षेत्र में तूफान आता है, वहाँ एक टीम रहेगा, कलकत्ता में रहेगा और कोस्टल इलाका में रहेगा। ये तैयारी अभी हम कर रहे हैं। असम के कई क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। पचाली, धेमाजी, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिलों के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से 30 गांव प्रभावित हैं, जिससे 4000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 720 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। दक्षिण सालमारा, मानकाचार जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण कटाव और तेज हो गया है। कई परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। डिब्रूगढ़ जिले के चाबुआ में एक राहत वितरण केंद्र स्थापित किया गया है। धेमाजी जिला प्रशासन ने भी बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविर खोला है। अलग अलग गांवों के कुल 115 लोगों ने धर्मपुर बोडो प्राइमरी स्कूल में शरण ली है। स्वास्थ्यकर्मी शिविर में रह रहे लोगों की सेहत पर नजर रखे हुए हैं। असम के प्रसिद्ध मां कामाख्या मंदिर में आयोजित वार्षिक अंबुवाची मेले का शुक्रवार को पवित्र अनुष्ठानों की पूर्णाहुति और मंदिर के कपाट खोलने के साथ समापन हो गया। निवृत्ति अवधि के बाद देवी कामाख्या का विधिवत स्नान और विशेष पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। हजारों भक्तों ने देवी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस वर्ष अंबुवाची मेले में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भी कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य के लोगों की सुख, समृद्धि, शांति तथा खुशहाली की कामना की। मेरी माँ से प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मुझे प्रसन्नता है, लाखों लोग माँ के प्रति आकर श्रद्धा का नमन कर रहे हैं और सभी उनके चरणों में अपना आस्था प्रकट कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मेरा प्रशासन के लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी का दर्शन कराने की एक सुव्यवस्था किए हैं। मेरे प्रशासन के लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं और मेरे राज्यवासियों को, सभी व्यवस्था से जुटे सभी हमारे पुरोहित, पुजारी और हमारे दर्शक, सभी को मेरा बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।